तो छोटे से टेक्निकल ग्लिच के ब्रेक के बाद हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको क्या बता रहा था, मेरे यहाँ पे दो फैक्ट्रीज थी। एक मेरा आधा प्लांट कहाँ चला गया, मेरा एग्रीकल्चर प्लांट गायब हो गया, यहाँ से आ गया। मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से आप दो बातें सीखने वाले हो। ये जो फॉर्मूला है मैं आपको बता रहा था कि एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकाला जाता है। बहुत सिंपल है। एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालोगे, एग्रीकल्चर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? क्योंकि आप आपके पूरे फार्म का प्रोडक्ट मार्केट में अगर सेल करते तो क्या करते, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इतना तो कॉमन सेंस है। अब मेरा पूरा प्रोडक्ट मैं सेल ही नहीं कर रहा, मैं कुछ प्रोडक्ट अपनी खुद की फैक्ट्री में प्रोसेस कर रहा हूं, तो मैंने खाली उस प्रोडक्ट के लिए क्या लेने बोला आपको, एक्चुअल सेलिंग प्राइस नहीं, तो क्या लेंगे, मार्केट प्राइस। समझ में आ रहा है? तो मार्केट प्राइस प्लस एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट, तो क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम। और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स करना है कि एग्जम्प्ट करना है, एग्जम्प्ट करना है। समझ में आ रहा है आपको? और जो आइटम अभी कहां पे जा चुके, फार्म से कहां पे जा चुके, अपने खुद के फैक्ट्री में गए हैं, तो फैक्ट्री में वो प्रोसेस हो जाएंगे और प्रोसेस होकर फाइनल प्रोडक्ट सेल होगा, कंपोजिट प्रोडक्ट सेल होगा। तो अभी उसकी प्रॉफिट कैसे निकालोगे? अगर आप मान लेते आपका खुद का फार्म नहीं है, तो आप कैसे फैक्ट्री का प्रॉफिट निकालते? टोमेटो कैसे बनाते, टोमेटो केचप कैसे बनाते? मार्केट से टोमेटो लाते, लेबर लगाते, फैक्ट्री ओवरहेड करते, पैकेजिंग मटेरियल लाते, मार्केटिंग करते, सारा एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट करते और फिर उसको सेल कर देते, तो प्रॉफिट आ जाता। अब खाली टोमेटो मार्केट से नहीं आ रहे तो कॉस्ट है कि नहीं है ना? डीम कॉस्ट तो लेनी पड़ेगी। कौन सी कॉस्ट? जो एग्रीकल्चर ने सेल बुक किया वही आपकी कॉस्ट होगी ना। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट माइनस क्या हो रहा है इसमें से, एफएमयू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेस फर्दर। तो जो यहाँ पे सेल बुक किया था वो यहाँ पे कॉस्ट बुक हुआ है। प्रोसेस 1 का आउटपुट प्रोसेस 2 का क्या बनता है, हमेशा इनपुट। प्रोसेस 2 के जो आउटपुट में रहता है, बाई साइड में रहता है, प्रोसेस 2 के 2 साइड में जाता है अकाउंटिंग के भाषा में। समझ में आ रहा है? तो मैंने अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अगर मेरे फैक्ट्री को सेल किया, ऐसे मानो हुआ नहीं है सेल, लेकिन मानना पड़ेगा, मैंने अगर 15 लाख में सेल किया है तो फैक्ट्री ने कितने लाख में खरीदा है, 15 लाख में खरीदा है। तो एग्रीकल्चर का 15 लाख का सेल बुक होगा, वहां पे 15 लाख का परचेस बुक होगा, कॉस्ट बुक होगा। समझ में आ रहा है आपको? और ये डीमिंग एंट्री है, ये एक्चुअल एंट्री नहीं है, क्योंकि आपको पता है इनकम टैक्स आप इसका अलग और उसका अलग नहीं भरने वाले हो। इनकम टैक्स तो एक एंटिटी का जाएगा, लेकिन ये कैलकुलेशन आपको रखने पड़ेंगे अपने पास, क्योंकि 2 सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हो। ये मेंटेन करना कहां पे लिखा है, रूल नंबर 7 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962। इनकम टैक्स एक्ट क्या है, 1961। ये सेक्शन नहीं है, ये क्या है, रूल है। रूल 7 में ये लिखा गया है, यहां तक याद रखेंगे। इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा दूं, खाली डिस्कस करेंगे, आप मुझे कैलकुलेटर यूज करके नंबर्स बता दोगे तो बहुत अच्छा होगा। Alright, so this is the first question. Mr. B grows sugarcane and uses the same for the purpose of manufacturing sugar. अब दिख रहा है आपको कंपोजिट इनकम दिखना चालू हो गया। वो खुद ही क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। बताओ खुद ही क्या ग्रो कर रहा है, तो ये एग्रीकल्चर इनकम बोल दो इसको। और यूजेस द सेम फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर, ये कमर्शियल है, ठीक है ना। तो ये बिजनेस इनकम है, बीआई भी बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, सी बोलने से अच्छा है, सी वैसे भी अच्छा वर्ड नहीं होता, इसको बी बोल देता हूं। बी मतलब क्या, बिजनेस, एग्रीकल्चर इनकम, बिजनेस इनकम। समझ में आ रहा है? एग्रीकल्चर को एग्जाम करेंगे, शुगर को टैक्स करेंगे। 30% ऑफ शुगर केन प्रोड्यूस सोल्ड फॉर 30 लाख, तो 30%, सॉरी कितना बोला, 10 लाख। 30% ऑफ शुगर केन, तो ये पूरा प्लांट है हमारा, पूरा फार्म है, उसमें का 30% हम डायरेक्टली सेल कर रहे हैं। डायरेक्टली सेल करते तो एग्रीकल्चर इनकम होगा कि कमर्शियल इनकम होगा, एग्रीकल्चर। तो ये सेलिंग प्राइस हो गई। द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच शुगर केन इज 5 लाख। जो 30% मार्केट में बेचा उसका कॉस्ट कितना था, तो प्रॉफिट कितना हुआ इस एक्टिविटी से आपको, 5 लाख। इतना तो कर ही सकते हैं, कैलसी यूज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आगे जाऊं, द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ बैलेंस शुगर केन, बैलेंस कितना बचा पहले परसेंटेज में, और उसका कॉस्ट जो था वो 14 लाख था। 14 लाख उसका कॉस्ट था। अब ये बिकेगा क्या, ये सेल होगा क्या, नहीं। ये कहां से ट्रांसपोर्ट होगा, फार्म से ट्रांसपोर्ट होगा, आपकी खुद की फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट होगा ये, ठीक है ना। तो हम इसका क्या ढूंढेंगे, अभी फेयर मार्केट वैल्यू ढूंढेंगे, जो कितना है, तो 22 लाख माइनस 14 लाख करना पड़ेगा हमें।
तो करो 22 लाख माइनस 14 लाख 8 लाख। ये भी क्या हो गया, कौन सा प्रॉफिट है, एग्रीकल्चर डिवीजन का प्रॉफिट है कि कमर्शियल डिवीजन का प्रॉफिट है, ये एग्रीकल्चर का ही है ना। पहला जो आपने 5 लाख निकाला वो भी एग्रीकल्चर का था, और ये जो एक टोटल 100% शुगर केन, उसमें से 30% आपने रियल में सेल किया है, तो उसमें से आपको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। और अभी ये जो आपका 70% है वो आपने फर्दर प्रोसेसिंग को दिया, तो इसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस नहीं, हमने उसका मार्केट वैल्यू लिया और उसमें से उसका एक्चुअल कॉस्ट माइनस किया, तो वहां पे 8 लाख का प्रॉफिट आया। तो टोटल एग्रीकल्चर प्रॉफिट कितना, 13 लाख टोटल एग्रीकल्चर प्रॉफिट आया। 13 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा कि एग्जेम्प्ट होगा, एग्जेम्प्ट होगा। यहां तक क्लियर हो गया, ग्रेट। ठीक है, आगे चलूं। अब जो वो शुगर केन गया फैक्ट्री में, अब फैक्ट्री चालू करेंगे, बटन पावर प्लग मान लो ऐसा गियर हमने डाल दिया, फैक्ट्री पूरा लाइट्स वगैरह सारी मशीन चालू हो गई, फिर शुगर केन वॉश हुआ, फिर उसमें से जूस एक्सट्रैक्ट हुआ, फिर उसका जैगरी बना, फिर उससे शुगर बना, शुगर का पैकेजिंग हुआ और वो सेल हो गया। यहां तक क्लियर है। ये सब कुछ करने के लिए हमें 1.5 लाख का खर्चा लगा। कितना लगा, और 1.5 लाख का खर्चा लगा। और हमने जो शुगर था वो सोल्ड किया था 25 लाख के लिए। शुगर कितने में सेल हुआ है, तो 25 लाख में से तो एक्चुअल खर्चा तो माइनस करना ही पड़ेगा, क्योंकि शुगर का एक्चुअल सेलिंग समझ रहे हैं ना, टी इमेजिन करो, सेल कितना दिख रहा है 25 लाख, और फैक्ट्री ओवरहेड कितना आया हुआ है 1.5 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ आपको, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ आपको, नहीं समझ रहा है क्या, 25 में से 1.5 निकाल दो, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया आपको। तो इतना ज्यादा प्रॉफिट के ऊपर टैक्स भरोगे क्या, क्यों, आपने कौन सा खर्चा कंसिडर नहीं किया अभी तक। अरे शुगर बनाने के लिए शुगर केन तो खरीदना पड़ेगा ना, और शुगर केन तो आपने खरीदा ही नहीं, आपने खुद का ही यूज किया, तो लेकिन उसका कॉस्ट तो मानना पड़ेगा ना, कुछ तो डीम तो करना पड़ेगा। तो डीम कॉस्ट क्या होता है, मार्केट वैल्यू। तो कितना मार्केट वैल्यू था उसका 22 लाख, तो वो 22 लाख भी माइनस होगा, तो एक्चुअली कितना आएगा प्रॉफिट 1.5 लाख कमर्शियल। इसको टैक्स करना पड़ेगा आपको, ये समझ में आ रहा है। और आपको पता ही कोई भी रिजिम में चले जाओ 1.5 लाख का प्रॉफिट टैक्स होगा ही नहीं, क्योंकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के नीचे है। समझ में आ रहा है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के नीचे है, तो इसकी वजह से टैक्स लगेगा ही नहीं इसको। तो देखो प्रेजेंटेशन कैसे करना है, 2 कॉलम बनाए इन्होंने, बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, तो शुगर आप अलग अलग भी स्टेटमेंट बना सकते थे, ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अलग अलग स्टेटमेंट बना दो ना। पहला पार्ट ए पार्ट बी बनाना ही क्या है, सेल माइनस कॉस्ट ना। अब एग्रीकल्चर इनकम निकालने के टाइम पे हमें 2 इनकम कौन से कंसिडर करने पड़ेंगे, सॉरी उन्होंने बिजनेस इनकम पहले निकाला, सेल ऑफ प्रोड्यूस ऑफ शुगर, तो कितना 25 लाख। इसमें 2 कॉस्ट होती है, एक शुगर केन की कॉस्ट जो मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड हुई 22 लाख, और एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग 1.5 लाख। ठीक है ना, तो नेट कितना आया 1.5, ये समझ में आया। आपका अगर 2 कॉलम होता तो आप क्या करते, इसको इनर कॉलम, इन 2 आइटम को इनर कॉलम में लिखते और इसको माइनस कर देते, जो भी है, सिंगल कॉलम भी ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्रेजेंटेशन तो हो ही सकता था। अब एग्रीकल्चर का देखो, एग्रीकल्चर इनकम कैसे रिकॉर्ड होगा। एग्रीकल्चर इनकम में उन्होंने 70% का अलग निकाला, 30% का अलग निकाला। आप दोनों साथ में भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 70% का कैसे निकाला, मार्केट वैल्यू ऑफ 70% माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, तो ये 8 लाख आपने भी मुझे दिया था। और जो 30% एक्चुअली मार्केट में सेल हुआ है वो 10 लाख माइनस 5 लाख, तो टोटल कितना आया 13 लाख। और 13 लाख को एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे और ये फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। आगे जाके मैं आपको कुछ तो कंपोजिट या क्या बोलते हैं अपना पार्शियल इंटीग्रेशन करके कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, वो यहाँ पे नहीं लगता, क्योंकि आपका टैक्सेबल इनकम जो है वो 1.5 लाख है। ये मिनिमम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होता है, तो ये पार्शियल इंटीग्रेशन करके कोई कॉन्सेप्ट है वो लगता है, जो मैं पढ़ाऊंगा थोड़े टाइम में, अभी इसमें नहीं लगेगा ये। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो रूल नंबर 7 का एक क्वेश्चन था वो हमने कर लिया। अब मुझे बताओ, जो मैं आपको बताने के ट्राई कर रहा हूं कि अलोकेशन, एब्जॉर्प्शन, ऐसी कुछ कॉस्टिंग लगानी पड़ती है, और यहां पे चोरी भी हो सकती है कि नहीं, मुझे बताओ, क्या चोरी करने का ट्राई करेंगे हमेशा से हमेशा क्या ट्राई करेगा, मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉफिट कम से कम बुक हो। कैसे करेगा वो, मैक्सिमम खर्चे कहां पे शिफ्ट कर देगा, मैक्सिमम खर्चे मैन्युफैक्चरिंग में सेट करेगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट एग्रीकल्चर में बुक करेगा। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि एग्रीकल्चर एग्जम्प्ट है। आप यहां पे भी देख सकते हो, एग्रीकल्चर में उसको 13 लाख का प्रॉफिट हुआ, और मैन्युफैक्चरिंग में खाली 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। ये जादू भी तो हो सकता है, ये मैजिक भी तो हो सकता है ना।
तो ये चोरी हमेशा यहाँ पे पॉसिबल होती है, लिटिगेशन होता है, इनकम टैक्स आपके बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन करने बोलता है, वो किस बेसिस पे आपने अलोकेशन, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है ये चीज, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही प्रॉब्लमेटिक है। तो इंडिया में गवर्नमेंट ने 3 ऐसे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जिनको हम कैश क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसे तो बहुत सारे क्रॉप को कैश क्रॉप बोला जाता है, लेकिन ये 3 का खास बात यह है कि आपने हमारी इंडियन माइथोलॉजीज को अगर सुना होगा, माइथोलॉजी मतलब रामा की स्टोरी सुनी होगी, लक्ष्मण की स्टोरी होगी, महाभारत देखा होगा, तो आपने देखा क्या ये सारे पांडव वगैरह सुबह सुबह उठ के चाय बिस्किट खा रहे, या वॉर करने के टाइम पे थोड़ा ऐसा कंटाल आ गया यार 2 कॉफी बोल दे, हाँ, तो ये चाय कॉफी किधर भी रेफर किया गया है क्या किसी भी माइथोलॉजी में? नहीं। एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री में टी एंड कॉफी एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि हम इंडियन ना चाय पीते थे ना कॉफी, हमारे पास ही इन्वेंट ही नहीं हुआ था। समझ में आ रहा है? ये तो ब्रिटिशर्स या जो बाहर से जो अफगान वगैरह के लोग जो आना चालू किया इंडिया में, उन्होंने ये 2 प्रोडक्ट्स को इंडिया में लाया। तो दीज आर ओरिजिनली दिस इज इंपोर्टेड प्रोडक्ट, दीज आर, क्योंकि उनको पीना था तो उन्होंने सोचा बार बार हम हमारा रॉ मतलब फिनिश गुड्स ही क्यों लेकर आए, वाई कांट वी ब्रिंग प्लांट्स एंड ग्रो इट हियर ओनली, ट्राई तो करते हैं। और उन्होंने मजाक में ट्राई किया एंड आर फर्टाइल प्लांट, मतलब जो फर्टाइल लैंड है भारत की, उसने इसको एम्ब्रेस किया, इन प्रोडक्ट्स को अपनाया, एंड टुडे इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी एंड कॉफी। ठीक है ना, एक्सपोर्टर बता रहा हूं, मतलब डोमेस्टिक कंजम्पशन तो बहुत ज्यादा है, ऐसा कोई घर नहीं होगा साहब जिसमें टी एंड कॉफी अवेलेबल नहीं है। गोवा में हो सकते हैं क्योंकि वहां पे लोग बिलीव करते डायरेक्टली बियर और विस्की में, तो देयर इट इज पॉसिबल, लेकिन बाकी तो हमारे हर घर में होता है आई गेस। तो सोचो ना, हम इंडिया की 140 करोड़ जनता रोज चाय या कॉफी पीती है, समझ में आ रहा है? रोज। तो चाय कॉफी में पावर है कि नहीं? पावर मतलब समझ रहा है क्या, बिजनेस पावर है कि नहीं? और आपको पता है इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी जिसकी हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, टाटा, उनका खुद का चाय का बागान है, उनके खुद के कॉफी प्लांटेशन से, खुद के ओन, और वहां पे मुनार में मैं देखकर भी आया हूं, माउंटेन्स के माउंटेन उनके हैं। तो टाटा स्टेट चालू होता है और चालू ही रहता है, खत्म नहीं होता। फिर आप ट्रैवल कर करके थक जाओगे, क्योंकि एक हिल से आपको डाउन जाना होता है, फिर हिल क्लाइंब करना होता है, फिर हिल डाउन करना होता है। ये हिल किसका? टाटा का। वो किसका? टाटा का। उसके आगे किसका? टाटा का। एंड दे हैव द ह्यूज फैक्ट्री इन सेंटर ऑफ ऑल दिस हिल्स। इन सारी जगहों से वो टी के बागान में से टी लीव्स कलेक्ट होते हैं और वहां पे जाते हैं और वहीं पे प्रोसेस होता है। मैं अगर आपको पूछूं टी चाय पत्ती के ब्रांड्स बताओ, तो आप 3 से 4 ब्रांड नहीं बता पाओगे, और वन ऑफ द कॉमन ब्रांड जो सब लोग बताओगे, बाकी 3 जो रहेंगे वो अनकॉमन होंगे, लेकिन एक जो कॉमन आप सब बताओगे इंडिया के ब्रांड्स का नाम, उसमें एक तो क्या होगा? टाटा। आप सोच के देखो। दूसरा वाघ बकरी वगैरह मत बोलो अभी, ठीक है ना, वो इधर ही रहता है। हाँ, ठीक है ना, एक है ऐसा ब्रांड, पता है आपको ना? पता नहीं उन्होंने क्या कॉम्बिनेशन बनाया कि वाघ और बकरी, ठीक है ना, टाइगर और शिप दोनों मिलके चाय कहाँ पी रहे, पता नहीं। तो मतलब ब्रांड उनके ब्रांड एम्बेसडर जिसने भी ब्रांडिंग किया है उसने दिमाग लगाया था कि हम ऐसा नाम रखते हैं कि अलग ही लगे, वो सच में अलग है। ठीक है, तो ऐसे आप ब्रांड अगर सोचने, सोसाइटी एक है बहुत पुराना हमारा इंडिया का प्रोडक्ट है, और रेड लेबल है, होटल किंग है जो हम यहाँ पे लोकल में मिलता है। ये सब बाहर वालों ने नहीं सुना है, ये सब इधर ही है। लेकिन ये सारे जो आप ब्रांड बता रहे हो ना, उनको हम लोकल बोल सकते हैं, या थोड़े बहुत मिलते हैं यहाँ वहाँ पे भी, बट टाटा टी तो आपको पूरे इंडिया में मिलेगा। हाँ, सोसाइटी का भी आपको शायद पूरे इंडिया में मिलेगा। ये दोनों इंडियन कंपनीज है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कॉफ़ी में भी हम बहुत आगे जा रहे हैं, कोको भी अभी हमारा पिकअप कर रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना फॉरेन कंट्रीज में है, लेकिन हमारा पिकअप कर रहा है, थोड़ा थोड़ा है। और इसके साथ एक डेवलपमेंट को लगने वाला प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को लगने वाला प्रोडक्ट रबर, ठीक है ना। तो ये 3 प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ने थोड़ा सर पे चढ़ा के रखा है। इन तीनों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल्स थे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन थी, और हम चाहते थे कि कॉर्पोरेट्स इसके अंदर इंटर करें। हम चाहते थे, हम मतलब कौन? इनकम टैक्स वाले लोग, ठीक है ना। दे वांटेड दैट बिग कॉर्पोरेट शुड इंटर इनटू दिस एग्रीकल्चर डोमेन ऑफ टी, कॉफी एंड रबर, बिकॉज इट डज नॉट ओनली हैव इंडियन डिमांड,
अगर इंडिया में ये अच्छी क्वांटिटी में नहीं ग्रो होगा तो 140 करोड़ को इंपोर्ट करके देना पड़ेगा, क्योंकि चाय पीना तो तुम लोग बंद नहीं करोगे ना। अगर हमने कल्टीवेट नहीं किया तो इंपोर्ट करके पियोगे, लेकिन पियोगे तो पियोगे ही। तो भैया एक तो डोमेस्टिक डिमांड को सेटिस्फाई करना है, और क्योंकि इसका इंटरनेशनल मार्केट में भी होल्डिंग अच्छा है, तो शायद हम लोग अच्छे कार मैन्युफैक्चरर नहीं है, शायद हम अच्छे टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसर नहीं है, शायद बता रहा हूं, अभी उसमें भी हम एंटर कर रहे हैं, शायद हम अच्छा गारमेंट नहीं बना पाते, लेकिन चाय इंडिया की बहुत अच्छी होती है, इंडिया की कॉफी बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना, उसका बहुत इंटरनेशनल। और आपको पता है इंडिया का एक कल्चर है, मैं आपको पूछता हूं, आप बताओ आप भी क्या करोगे? आपके घर में गेस्ट आया है और आपके घर पे 2 ही एप्पल है, और एक एप्पल थोड़ा खराब है और एक एप्पल बहुत अच्छा है, आप अपने गेस्ट को कौन सा एप्पल ऑफर करोगे? तेरे घर पे इसलिए नहीं आएगा मैं, हाँ, बाकी लोग बताओ। अच्छा वाला देंगे ना हम हमेशा। आपके घर पे पता है ना, नहीं प्रैक्टिकली इमेजिन करो, आपके घर पे जो कप भी होता है, चाय का कप भी होता है, ठीक है ना, एक का वो दांडा टूटा हुआ रहता है, समझ रहा है, और किसी कप का अच्छा रहता है। गेस्ट को क्या देते हो आप? अच्छा वाला। तू टूटा वाला दे, तू हरामखोर है, तू चाहता ही नहीं तेरे घर पे कोई आए, हाँ ठीक है ना। तू तो साले ऐसे भी बोलेगा हाँ कप नहीं हमारे पास, हाथ आगे करो हाँ पी लो, चाट लो हाँ, तो इसके घर पे नहीं जाना है, ठीक है। तो इंडिया का एक्सपोर्ट सिस्टम भी वैसे ही है, हम जो बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना वो डोमेस्टिक मार्केट में रिलीज नहीं करते। जो बेस्ट चाय होती है वो हमारी एक्सपोर्ट होती है, ठीक है ना, और बहुत अच्छे प्राइस पे जाती है। इनफैक्ट जो बेस्ट टी होती है उसको आप लोगों को पीने के लिए ना ही उसमें शुगर ऐड करना पड़ता है, ना ही उसमें मिल्क ऐड करना होता है, जो ओरिजिनल टी होती है, ठीक है ना। यू जस्ट हैव टू बॉयल इट एंड ड्रिंक इट। वो आपको उधर मूनार वगैरह में आपको टेस्ट करने मिलती है। इट इज़ वेरी हेल्दी, रिफ्रेशिंग, लाइट होती है, पी के आपको इरिटेशन नहीं होता। आप एक कप भी पी सकते हो, एक ग्लास भी पी सकते हो, एक बॉटल भी पी सकते हो, ठीक है ना। यू विल नॉट फील इट, क्योंकि एकदम हर्बल है ना वो, ठीक है। और वो बहुत एक्सपेंसिव भी होती है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये छोटा सा ये जो लीव ओपन हुआ है, ठीक है ना, ये सबसे एक्सपेंसिव होता है, हाईएस्ट एक्सपेंसिव, जो अभी तक खुला भी नहीं रहता, ठीक है ना। और इसकी जो चाय होती, ये जो नीचे नीचे बहुत, ये जो ओल्ड प्लांट होते हैं, ये जो ओल्ड टी लीव्स होते हैं ना, इसकी प्राइस कुछ नहीं रहती, ये वेस्ट है। एक बार वो फुल्ली ग्रोन हो गया वो वेस्ट है। ये जो ऊपर के जो ये रहते हैं ना थोड़े लाइट ग्रीन वाले जो लीव्स होते हैं, वो उसकी एज वाइज रहता है, सबसे कम एज हाईएस्ट प्राइस, जैसे जैसे उसका एज बढ़ते जाएगा प्राइस कम होते जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? इनको फ्लश करके बोला जाता है, फर्स्ट फ्लश, सेकेंड फ्लश, थर्ड फ्लश, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो रहते हैं उनको प्रीमियम कैटेगरी में माना जाता है, और दैट इज एक्सपोर्टेड मैक्सिमम। और इंडियन कुछ 5 स्टार होटल्स वगैरह में मिलता होगा, अदरवाइज आप जो अंकल के टपरी पे चाय पीते हो तो मुझे तो वो लग रहा है 5th या 6th फ्लश होगा, मतलब वो उनको कचरे में डब्बे में फेंकना ही था, उन्हें बोला फेंकने से अच्छा पैकिंग करके दे देते हैं, कोई ना कोई खरीद ही लेगा, ठीक है ना। एंड आप लोगों को अलग ही मजा आता है वो पी के, अलग ही नशा है उसके अंदर, ठीक है तो आप लोगों को कभी फर्स्ट फ्लश का चाय मिल जाएगा तो आपको लगेगा अच्छी ये क्या चाय है, 6th फ्लश लाओ अंकल ने जो सुबह से 4 घंटे उबाला है वो वाला चाय लाओ, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ द दिस टी प्लांट्स लुक्स लाइक। तो टी का तो समझ में आ रहा है आपको, मैं क्या बताना ट्राई करता हूँ। अब ये जो टी प्लांटेशन होता है आप देख सकते हो यहाँ पे ना, ये जो टी प्लांटेशन आप करते हो ऐसे, तो सारी महिलाएं जाती है और वो लीव्स को कलेक्ट किया जाता है। आजकल तो वो मशीन, उनके पास कैंची रहती है, नीचे गोनी बांधी रहती है, बड़ी कैंची रहती है, ठीक है ना, और नीचे उन्होंने गोनी बांधी रहती है, और डायरेक्टली जाते कट 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 होता है तो डायरेक्टली वो उसके इसमें गिरता है। लेकिन वो सेकेंड फ्लश थर्ड फ्लश के बाद होता रहेगा मुझे लग रहा है। जो फर्स्ट फ्लश होता है वो उसको बहुत प्यार प्यार से ऐसे एक एक को निकाला जाता है, एंड आपने देखा ही होगा वो लोग ऐसे निकाल के पीछे उनके यहाँ पे बड़े बड़े बास्केट्स होते हैं उसमें वो लोग डाल दें। इसके बाद उसको ड्राई किया, ऑब्वियसली वॉश किया जाता होगा, ड्राई किया जाता होगा, ड्राई करने के बाद उसको सुखाया जाता होगा, और फिर उसकी पाउडर बना के हमारे पास पैकेजिंग करके आता होगा।
एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी लग रहा है कि कमर्शियल मेन एक्टिविटी लग रहा है आपको? यहाँ पे ज़्यादा टाइम किस में लगता होगा? ये प्लांट्स लगा के उगाने में ज़्यादा टाइम लगता होगा कि उसको कट करके उसका फैक्ट्री में प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम लगता रहेगा? उगाने में, ग्रो करने में ज़्यादा टाइम लगता रहेगा, मेहनत भी ज़्यादा लगती रहेगी, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगती रहेगी। तो गवर्नमेंट ने पहले तो इनको बोल दिया कि आप एक काम करो, आपको एक पहला एडवांटेज हम देते हैं कि आप सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मत मेंटेन कीजिए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वाई टू कॉम्प्लिकेट समथिंग दैट वी एनकरेज। उन्होंने बोला एक आप काम कीजिए, कंपोजिट बुक्स ऑफ अकाउंट ही मेंटेन कीजिए। मतलब फार्म का एक्सपेंस होगा तभी भी सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही डेबिट करना, फैक्ट्री का लेबर होगा तभी भी सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही डेबिट करना। डायरेक्टली आपने टी के ये पत्ते बेच दिए तो एग्रीकल्चर इनकम में उसको क्रेडिट कर देना, टी को प्रोसेस करके टी पाउडर बना के सेल किया तभी भी क्रेडिट। मतलब जैसा आप नॉर्मल किसी भी बिजनेस का पीएनएल अकाउंट बनाते हो वैसे कॉमन पीएनएल अकाउंट बना देना। तो प्रॉफिट भी क्या निकलेगा? कंपोजिट सेल बुक करोगे, कंपोजिट खर्चे बुक करोगे तो प्रॉफिट भी क्या आएगा? कंपोजिट ही आएगा। कंपोजिट मतलब समझ रहे हैं ना, हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब दो प्रॉफिट है उसके अंदर, एग्रीकल्चर भी है और कमर्शियल भी। अब वो टोटल प्रॉफिट जो आपका आया उसके ऊपर हमें एक स्टैंडर्ड रेशो लगाना है, कोई भी एक रेशो, कोई भी एक परसेंटेज जो आपके मन में आता है, ठीक है ना, कि इतना परसेंट एग्रीकल्चर बोल देंगे और इतना परसेंट कमर्शियल बोल देंगे और उसके ऊपर एग्रीकल्चर बोल के एग्जाम कर देंगे और कमर्शियल बोल के टैक्स लगा देंगे। तो कोई बोल सकता है 50-50 आ रहा है मेरे मन में कि ये काम करो 50% के ऊपर टैक्स भर दो, 50% छोड़ दो। उसका कोई लॉजिक नहीं है परसेंटेज का। तो ऐसा आपको क्या लग रहा है कि मुझे ज्यादा परसेंटेज कहां पे रखनी चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट किस डिवीजन को अलॉकेट करना चाहिए? बताइए। एग्रीकल्चर को आपको ज्यादा प्रॉफिट अलॉकेट करना चाहिए क्योंकि मेहनत भी ज्यादा है। बताइए, मेहनत भी ज्यादा है। और दूसरा, हम इसको एनकरेज कर रहे हैं कि डिस्करेज कर रहे हैं? एनकरेज कर रहे हो। ज्यादा टैक्स लगा के इनकरेज किया जाता है कि ज्यादा एग्जम्पशन देके इनकरेज किया जाता है? ज्यादा एग्जम्पशन देके इनकरेज किया जाता है। तो आप मुझे परसेंटेज बताइए साहब, रैंडमली व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड। 100 कैसे करेगा रे? 100 अलाउड नहीं है ना, क्योंकि कुछ टी कंपनीज है वो खुद का ग्रोथ नहीं करती, वो फार्मर से लेती है एंड देन दे प्रोसेस एंड दे आर पेइंग टैक्स ऑन 100% ऑफ देयर इनकम, जो टी पाउडर बना रही है। तो कमर्शियल और टाटा ने खुद के प्लांट्स क्यों लगाए? ताकि एग्जम्पशन मिल पाए उनको। ग्रेट, ठीक है ना। नहीं तो वो तो खाली फार्मर से लेके रॉ मटेरियल लेके खुद का प्रोडक्शन प्लांट खाली चलाते हैं ना, उनको कल्टीवेशन करने की क्या जरूरत थी? इस रूल की वजह से उन्होंने खुद के प्लांट लगाए। तो बताइए, एक है 60-40, तो 60 क्या रखेंगे? 60 एग्रीकल्चर है। तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे तो याद रखना, जो हाइयर शेयर है, जो लार्जर शेयर है, वो एग्रीकल्चर को अलॉकेट किया गया है। यहां तक क्लियर है? तो 60% एग्रीकल्चर माना जाता है और 40% कमर्शियल माना जाता है और उसके ऊपर टैक्स। इजी हो गया कि नहीं लाइफ? पहले क्या कर रहा था मैं? पहले क्या बोल रहा था? 2 सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना, जो हो सकता है, ये हो सकता है, एंटी इवेजन रूल लग सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। टोटल एक्सपेंस को डेबिट करो, टोटल इनकम को क्रेडिट करो, टोटल प्रॉफिट को बाद में 60-40 में बांट दो। 60% एग्जेम्प्ट, 40% टैक्सेबल। समझ में आ रहा है? 40% बिजनेस का प्रॉफिट, 60-40। और इसका रूल है रूल 8। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया हुआ है? रूल 7। रूल 7 में हमने क्या सीखा? 2 अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं। रूल 8 में हम क्या बता रहे हैं? अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन मत करो, ठीक है ना, कंबाइन बुक करो और उसको 60-40 में डिवाइड करो। इनकम टैक्स का रूल है तो करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? ओके। अब इसके जैसा दूसरा क्या है? कॉफी प्लांट्स, ठीक है ना। या पहले रबर प्लांट दिखा देता हूं आपको। कुछ ज्यादा ही छोटा प्लांट आ गया ये। नहीं ठीक है, मुझे मिल गया। ये दिख रहा है आपको रबर कैसे एक्सट्रैक्ट होता है? थोड़ा विजिबल है? तो रबर के बहुत सारे ट्रीज होते हैं, ऐसे लगाए जाते हैं, जैसे कोकोनट ट्रीज का होता है, आरेगा नट्स का होता है, वैसे रबर प्लांटेशन होता है। और इसकी ऊपर की स्किन निकाल के उसको स्क्रैच मारा जाता है। ऐसे स्क्रैच मारते तो अपने शायद मराठी में उसको चीक बोलते हैं या ऐसा कुछ बोलते हैं, जो उस प्लांट में से ड्रिप होते जाएगा, ठीक है ना। तो ये व्हाइट कलर का लिक्विड जो आएगा, ये कुछ तो गड़बड़ हो गया, मैंने क्लिक कर दिया शायद, हाँ ठीक है ना। तो ये यहाँ पे तो बकेट में कलेक्ट हो रहा है, उन्होंने कुछ प्लास्टिक का बकेट रखा है। केरला में मैंने देखा है कि वो जो कोकोनट शेल होता है वो यहाँ पे बांधा जाता है और फिर वो बकेट लेके एक अंकल हर कोकोनट शेल में से वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। फिर उसको कलेक्ट करके उसमें से जो भी डस्ट वगैरह होगा वो निकालते रहेंगे और उसमें कुछ केमिकल मिला के उसके शीट्स बनाए जाते हैं,
ठीक है, और वो शीट बना के फिर वो सेल किए जाते हैं। तो दिस इज हाउ द रबर इज गेटिंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स। रबर से क्या बनता है तुम्हारे मन में जो आ रहा है वो छोड़ के? टायर बनते, थैंक्स। और वहां तक पहुंच नहीं पाए। और बताओ, टायर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी का नाम बताओ। एमआरएफ का फुल फॉर्म बताओ। मद्रास रबर फैक्ट्री। तो मद्रास क्यों? क्योंकि चेन्नई, मद्रास मतलब चेन्नई, मतलब साउथ इंडिया, क्योंकि रबर प्लांट्स मैक्सिमम कहाँ पे है? आपको अगर टायर बनाना है तो आपका रॉ मटेरियल रबर है, तो आप ऐसे जगह पे प्लांट लगाओगे ना जहाँ पे रबर प्लांटेशन होता है, इसलिए उन्होंने साउथ में लगाया, ठीक है ना। एंड एमआरएफ का नाम आपको मैं क्या बताऊं, आपको खुद को ही पता है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाला शेयर है, 1 लाख क्रॉस कर चुका है। एक शेयर की वैल्यू 1 लाख क्रॉस हो चुकी है, ठीक है ना। आप जब पैदा हुए थे तब आप वो शेयर 200-500 रुपए में मिल रहा था, तो आपके बाप ने अगर आपके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करके एमआरएफ में अगर इन्वेस्ट किया होता तो आपका बाप आज करोड़पति होता, ठीक है। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उससे अच्छा टायर पे इन्वेस्ट करो। नहीं, जाने दो, ठीक है, अभी गलती हो गई उनसे, आप लोग ये मत करो, समझ रहे हैं ना? क्या कहाँ इन्वेस्ट करना है? थैंक्स। तो सारा पैसा बचेगा। जो पैसा वेस्ट होने वाला है सारा बचेगा, ठीक है ना। एंड देन वो बचा हुआ पैसा आप मार्केट में लगाओ। पहला राइट है, फिर मार्केट। हाँ बताओ, दूसरा बताओ, और क्या बनता है रबर से? अरे बहुत सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट, जो होम यूटेंसिल्स होते हैं। रबर इज अ वेरी कॉमन रॉ मटेरियल फॉर मेनी प्रोडक्ट्स। और आपको पता है तो पेपर भी बनाने के लिए, अब जब ये प्लांट जब फुल्ली ग्रोन हो जाते हैं तो इसमें से एक्सट्रैक्ट करना कम हो जाता है, ये रबर निकलना कम हो जाता है, तो इसको कट करके क्या बनता है इससे? पेपर। तो रबर प्लांट का भी ऐसा है कि इसका कुछ भी वेस्ट नहीं है, मतलब इसका वेस्ट भी जो है उसका भी सेलिंग प्राइस है, समझ रहे आपको? तो दिस इज ऑल्सो अनदर वेरी लुक्रेटिव बिजनेस। अब आप मुझे बताओ, इसमें एग्रीकल्चर थोड़ा और दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि वो तो इतने प्लांट्स थे, कौन से? टी के इतने प्लांट्स रहते, इतने होते हैं। इसको तो फुल्ली ग्रोन करना है, और जब तक ग्रो नहीं होगा तब तक आप इसको स्क्रैच नहीं मार सकते, तो इसमें एग्रीकल्चर और थोड़ा ज़्यादा है। तो आपने जो मुझे टी का परसेंटेज बताया उससे थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे बताना पड़ेगा, गेस करो। 70 बहुत ज़्यादा हो गया, 60 तो टी का ही था, अब 65 35 65% किसका है? एग्रीकल्चर, और 35% क्या है? कमर्शियल। इसको रूल नंबर 7A में लिखा गया है, 7 कैपिटल A, समझ रहा है? तो मैंने आपको कितने रूल पढ़ाए? 3। रूल नंबर 7 में क्या बताया मैंने? कि ये बाकी जो कंपोजिट प्रोडक्ट होते हैं वो उसका होता है, उसका आपको 2 सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, दोनों की अलग अलग अकाउंटिंग करनी पड़ती है। और एग्रीकल्चर के ऊपर एक्चुअल एग्रीकल्चर इनकम निकलेगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जरा वो पानी का बॉटल ले लो, किसी के सर में फेंक ना दे, ठीक है। और कमर्शियल जो प्रोडक्ट बनेंगे उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? दूसरा रूल नंबर 8 मैंने आपको किसका बताया था? नहीं, किसका बताया था? प्रोडक्ट क्या था रूल नंबर 8 में? टी था। टी तो हम सभी पीते हैं, मैक्सिमम लोग हम चाय पीते हैं। तो चाय की बेस्ट कंपनी कौन सी? क्या याद रखना है आपको? टाटा का, टाटा सोसाइटी का। क्या याद रखना है? कि उन्होंने खुद के प्लांट्स क्यों चालू किए? क्योंकि 60%, आप समझो ना, आप 100 करोड़ कमाओगे तो आपके 100 करोड़ के ऊपर टैक्स लगेगा। टाटा टी 100 करोड़ कमाएगा, 60 करोड़ एग्जेम्प्ट है, खाली 40 करोड़ के ऊपर टैक्स लगेगा। दैट्स ए इनकरेजमेंट। सर आप 100 करोड़ वगैरह क्यों बोल? और वो टाटा टी की बात कर रहे हो, 100 तो कम हो गया ना, वो हजार करोड़ में प्रॉफिट कमाते रहेंगे, हजारों करोड़ में। मुझे पता नहीं टाटा टी का एक्चुअली प्रॉफिट मार्जिन कितना है, लेकिन आप अगर देखोगे तो ऐसा ही होगा ना, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में होना ही चाहिए। टाटा है यार वो, ठीक है। और खाली डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं, एक्सपोर्ट भी तो कर रहे हैं ना, वो अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो वहां पे 60-40 है, रबर में कितना है? 65-35। रबर का रूल क्या? 7A। याद रखोगे प्लीज, परसेंटेज तो याद रखनी ही है, उसके साथ साथ क्या याद रखना है? रूल नंबर भी याद रखना है, क्योंकि आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हो। आगे चलूं?
अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसका तो मुझे पता ही नहीं था होता कैसे है, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं पता था। ये साला चेरी जैसे दिखने वाला फ्रूट कॉफी है और इसको खाने का नहीं रहता। हाँ, क्लिक करूं? अरे वो नहीं होता, वो वेबसाइट वगैरह ओपन होगा कुछ, छोड़ना। तुमको दिख रहा है ना ये ऐसे इतने बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं और उसके ऊपर ऐसा चेरी जैसा दिखने वाला क्यूट सा ये फ्रूट जो है, इसको कॉफी बोलते हैं। बताओ क्या चुना लग गया था मेरे को। मैं उसको बोल रहा ये क्या है, बोलता है ये मेरे को खाने का था। उसने बोला नहीं सर ये नहीं खाते। मैं बोला नहीं खाने का, बहुत क्यूट लग रहा है। बोलते नहीं खाते सर तो मैंने नहीं, उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया खाने के लिए। तो एक ज़माने में मैं जब इनकम टैक्स, मैंने जब देखा नहीं था एक्चुअल में ये सब प्लांट, मैंने एक्चुअली देखा है पूरा प्रोसेस प्लांटेशन का केरला में। तो जब तक मैंने ये नहीं देखा था, मुझे नहीं पता था कॉफ़ी बनती कैसे है, और मैं ये रूल पढ़ा देता था कैसे भी सही गलत भगवान जाने, बच्चों को याद भी हो जाता था। लेकिन अभी मैं आपको हिसाब से पढ़ाऊंगा, लीगली पढ़ाऊंगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये पिंक कलर का, इसको बोलते हैं कॉफी ग्रोन। क्या बोलते हैं? ग्रोन करने के लिए प्लांट लगाने पड़ेंगे, प्लांट को बड़ा करना पड़ेगा, खत पानी डालना पड़ेगा, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो अभी कॉफी ग्रोन हो गया। ये अगर इसी लेवल पे आप बेचोगे तो ये क्या है? एग्रीकल्चर है। लेकिन इस लेवल पे बेचोगे क्या? पागल हो क्या? इस लेवल पे आपको प्राइस नहीं मिलेगा। तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा? इसका कमर्शियल एक्टिविटी चालू करना पड़ेगा। तो इसका कमर्शियल एक्टिविटी हम चालू करेंगे। तो हम पहले इसको प्लांट से निकाल के लेकर आएंगे। ये शेल है उसका, ठीक है ना, ये निकालना पड़ेगा। कॉफी मतलब उसके अंदर का सीड जो बी रहता है वो। अच्छा, इसका जो सीड रहता है वो व्हाइट रहता है। मुझे लगा अंदर तो ब्राउन होगा, बाहर से पिंक चुना लग गया, ठीक है। मैं बोला ओपन करके दिखाओ, अंदर ब्राउन रहेगा, अंदर सीड व्हाइट रहता है। बोला कॉफी कैसे होता है फिर ये? कॉफी तो कॉफी कलर क्यों नहीं चाहिए ना उसका फ्रूट कॉफी कलर का है, ना उसका सीड कॉफी कलर का है, साला ये कॉफी कलर बनता कैसे? तो फिर उसके पहले तो ग्रोन हो गया, ठीक है ना। फिर उसको हम क्या करेंगे? सन ड्राई वगैरह करेंगे, उसका शेल निकालेंगे, ठीक है ना, बी निकालेंगे बाहर, और उसको बी को फिर से ड्राई करेंगे, ठीक है ना। इसको क्योर्ड बोलते हैं, क्योर करना, ठीक है ना। क्योर्ड करना मतलब प्रोसेस करना। तो कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड। कभी कभी सीड उसी लेवल पे बिक जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर है कि बहुत ज्यादा कमर्शियल किया आपने? खाली क्या ही किया आपने? अभी कवर सुखा के निकाल दिया है, ठीक है ना। तो इसको ग्रोन एंड क्योर्ड बोलते हैं। तो यहां पे आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज्यादा दिख रहा है कि कम दिख रहा है? अरे कम कैसे? एग्रीकल्चर ज्यादा है, कमर्शियल कम है, ठीक है ना। अभी तक कॉफी बना नहीं, उसका आप कॉफी नहीं बना सकते। तो परसेंटेज बताओ। एग्रीकल्चर ज्यादा है, 70 से भी आगे जाओ तो 75 है इसका, ठीक है ना, 75। तो 75% इनकम को क्या माना जाता है? एग्जेम्प्ट। और ओनली 25% के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स ले रहा है आपसे। कॉफी को इतना इंकरेजमेंट दिया जा रहा है, तो अगली बार अगर प्लांट लगाने का सोचोगे तो कॉफी का लगाना। थैंक यू, ठीक है ना। 75%। टी भी चल सकता है, लेकिन टी 60% एग्जेम्प्ट है, कॉफी 75% एग्जेम्प्ट है। और आपको पता है टी सारे देशों में नहीं पी जाती, लेकिन कॉफी तो ऑलमोस्ट हर देश में पी जाती है, ठीक है ना। तो आगे चलूं, क्लियर है? अब उसके आगे क्या होता है, ये बहुत मजेदार है। अब ये जो सूखे हुए जो बी होते हैं कॉफी के, कॉफी बीन्स उसको बोला जाता है, उनको लाया जाता है फैक्ट्री में। और फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा ऐसा मशीन टाइप कुछ होता है, बैरल होता है लोखंड का, ठीक है ना। उसके अंदर इन बीन्स को डाला जाता है, ठीक है ना। ऐसा बैरल रखा है, उसके अंदर बीन्स को लगा, बैरल लटकाया गया है, ठीक है ना, हैंगिंग बैरल है, और उसके अंदर बीन्स डाल दिए, भर दिए पूरे। और इसके नीचे गैस सिलेंडर रहते, मतलब गैस लगता है, आग लग जाती है पूरी ऐसी, ठीक है। पुराने ज़माने में लकड़ियाँ जला के किया जाता था, अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में गैस से होता है। कुछ लोग शायद इलेक्ट्रिक भी करते रहेंगे। और फिर इसको कंटिन्यूसली रोटेट करते रखना पड़ेगा। क्यों? एक ही जगह पे रखोगे तो एक टाइप के बीन्स जल जाएंगे ना, और ऊपर के कच्चे ही रह जाएंगे। तो इनको कंटिन्यूसली मूवमेंट पे रखना होता है। अब इसके लिए भी उन्होंने मशीन लगा दी है। पहले हैंड से होता था, अभी क्या हो गया, वो मशीन से। तो वो रोटेट होते रहता है, ठीक है ना। और नीचे गैस चालू है तो क्या होगा, वो धीरे धीरे रोस्टिंग होगा, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं अभी?
द थर्ड प्रोसेस इज नोन एज कॉफी रोस्टेड। अब इस मशीन के आजू बाजू में अगर आप रहोगे खड़े ना, तो आपको जो फ्रेगनेंस मिलती है ना, वो अलग ही लेवल का नशा होता है। आपको कॉफी पीनी नहीं होती, यू कैन फील इट, ठीक है ना। इतना इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस आता है कॉफी का, जहां पे रोस्टिंग प्रोसेस चालू रहता है, यू विल एक्चुअली एंजॉय इट। तो अलग ही लेवल का फ्रेगनेंस आता है। एंड देन ऑब्वियसली उसको ठंडा किया जाता रहेगा, अब जाके वो ब्राउन होते हैं, अब जाके वो कॉफी बनते हैं, कॉफी कलर, क्योंकि जल गए ना, अभी व्हाइट थे, अंदर गए, रोस्ट होके आए तो क्या बन गए, ब्राउन बीन बन गए, ठीक है ना। अब उसकी चाय बना सकते हो, कॉफी बना सकते हो क्या अभी आप? नहीं, वो बीन्स है, बहुत कड़क रहते हैं। मैं जो जोश में लेकर आया था कि मैं इसका कॉफी बना के दिखाएगा, ठीक है ना, फिर मेरे को अभी उसका कॉफी बनाना है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली बॉईल किया तो वो मेल्ट नहीं हो रहा था, तो फिर मुझे अभी उसको क्रश करना है। तो मैंने अपना क्या रहता है, वो अदरक को स्मैश करने के लिए स्मैशर नहीं रहता क्या, उसमें वो हाँ जो भी रहता है रे, अपना एल्यूमिनियम का रहता है ना अपने घर पे, अभी अपने भी किचन में है, मैंने उसमें 4-5 बीन डाले और बोला इसको अभी क्रश करूंगा, और मैंने उसको जैसे ही मारा सारे बीन्स उड़ गए, बहुत कड़क रहते हो, ठीक है ना। फिर सोचा मिक्सर में डालता हूँ, फिर मेरी माँ ने बोला बेटा ये लग नहीं रहा है कि ये मिक्सर इसको क्रश कर पाएगा, ये मिक्सर को क्रश कर लेगा। तो मैंने कॉफ़ी पी नहीं, फिर उसको मैंने अपने बेडरूम में खाली ग्लास में डाल के रखा था ताकि फ्रेगनेंस आते रहे, बस पी नहीं पाया उसको। तो तुम लोग भी बीन्स खरीद के मत लाओ, दिखते क्यूट है लेकिन यू कैन नॉट मेक कॉफ़ी आउट ऑफ इट। अब कॉफ़ी बनाने के लिए क्या करना चाहिए, पाउडर बनाना चाहिए, वेरी गुड। तो कॉफ़ी की पाउडर किस में बनती है, कैसे बनेगी इसकी, ये इतना बड़ा हेवी बता रहा हूं मैं आपको फील करने के लिए कि बहुत हेवी होता है। तो इसका पाउडर कैसे बनेगा, क्रशर मतलब कैसे, जहां पे आप लोग नॉर्मल में चक्की देखा है, अपनी चक्की कभी गए हो फ्लोर मिल्स के ऊपर, जिसमें से राइस का पाउडर बनता है, वीट का पाउडर बनता है, वैसे ही चक्की लगाई जाती है जिसमें क्या बनता है, कॉफी बीन्स का पाउडर बनता है। उसको क्या बोलते हैं पता है, ग्राउंडेड, ग्राइंड करना, और उसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ग्राउंडेड, ठीक है। तो ये 4 इंग्लिश शब्द याद रखोगे, कॉफी ग्रोन, कॉफी क्योर्ड, कॉफी रोस्टेड एंड कॉफी ग्राउंडेड, यहां तक याद हो गया। अब कॉफी ग्राउंडेड मतलब पाउडर कॉफी और बीन्स की कॉफी, ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटी कहां पे हुआ है, पाउडर कॉफी में। तो इसका एग्रीकल्चर का परसेंटेज बढ़ाऊं और कि कम करना पड़ेगा, बीन्स लेवल पे 75-25 रखा है आपने, पाउडर लेवल पे तो बोलो, गेस करो, आप गेस करो, कॉफी और टी के साथ मैच कर दो इसको, 60-40, ठीक है ना। ये वो वाली कॉफी है, इंस्टेंट कॉफी भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये 60-40 हो जाता है। आप केरला में जाओगे, कर्नाटका में जाओगे तो आपको कॉफी मिलेगी जो फिल्टर कॉफी बोलते हैं, वो जो बीन्स होते हैं उससे बनता है, या उसके जो बड़े बड़े एक्सट्रैक्ट होते हैं उससे बनता है। हम जो कॉफी पीते हैं ब्रू का या इसका अपना नेस्ले का वगैरह, वो इंस्टेंट कॉफी है, उसको कॉफी नहीं बोलते साउथ वाले लोग, ठीक है ना। वो बोलते क्या तुम केमिकल पी रहे हो, ठीक है ना, उसको कॉफी बोलते ही नहीं। कॉफी ओरिजिनल पीनी तो वहां पे जाओ, वहां पे आपको कॉफी मिलेगी। और मैं तो बोलता हूँ विदाउट मिल्क वाली एक बार पी के देखो, आत्मा ही उठ जाएगी आपकी, ठीक है ना, परमानेंटली जाग जाओगे। हाँ। क्लियर है, चलो आगे। तो ये आपको लॉ सब याद रह जाएगा प्लीज। तो लॉ में क्या क्या याद रखना है आपको, अब इजी हो गया। खाली ग्रो करोगे तो फुल्ली एग्जम्प्ट, खाली मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो फुल्ली टैक्सेबल एज पीजीबीपी। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों करोगे तो कंपोजिट एक्टिविटी बोलेंगे। उसमें का रूल 7A जो था वो मैंने बोला था आपको, रबर के लिए अलॉकेट गया है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, क्या एआई मतलब एग्रीकल्चर इनकम, बीआई मतलब बिजनेस इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को 65%, बिजनेस इनकम को 35%, ठीक है ना। टी का मैंने आपको बता दिया था रूल नंबर 8, वहां पे एग्रीकल्चर 60 है, बिजनेस का 40 है। कॉफी में 2 पॉसिबिलिटीज है, एग्जाम में आपको देखना पड़ेगा, वर्डिंग्स के ऊपर ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है ना। ग्रोन एंड क्योर्ड होगा तो 75-25, ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड अगर होगा तो 60-40। यहां तक आप याद रखोगे प्लीज। एग्जाम में मैं पहले कभी कभी बच्चों को बोलता था अगर ये शब्द याद नहीं आएंगे, 2 शब्द आएंगे तो 75-25, 4 आएंगे तो 60-40। एग्जाम में उन्होंने एक बार रोस्टेड एंड ग्राउंडेड पूछ लिया। तो ऐसा सब याद नहीं रखने का, पूरा प्रोसेस याद रखने का, ठीक है ना। तो हर जगह पे शॉर्टकट नहीं करना है।
तो कैन वी डिस्कस फ्यू क्वेश्चन ऑन दिस? अगेन यू हैव टू गिव मी, खाली आंसर ही देने होते क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इसके क्वेश्चन नहीं होते, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं. तो कैन यू सी मिस्टर सी, मैन्युफैक्चरर ऑफ लेटेक्स, क्या बना रहा है ये? लेटेक्स बना रहा है, मतलब प्रोसेस रबर बना रहा है, ठीक है ना, लेटेक्स फ्रॉम द रबर प्लांट्स ग्रोन बाय हिम. तो रबर प्लांट भी खुद ही ग्रो कर रहा है, अभी आपने देखा, तो प्लांट भी खुद ही बना रहा है, उसका जो रबर बनता है लेटेक्स वो भी खुद ही बना रहा है, और वो भी इंडिया में कर रहा है. बहुत अच्छी बात है कि नहीं? दीज आर देन सोल्ड इन द मार्केट फॉर 30 लाख, 30 लाख को बेच देगा. कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग रबर इज 10 लाख एंड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लेटेक्स इज 8 लाख. तो टोटल कॉस्ट कितना दिख रहा है आपके सामने? 18 लाख. और सेलिंग प्राइस कितना दिख रहा है? 30 लाख. तो 30 लाख में से 18 लाख माइनस कर दो तो प्रॉफिट कितना आ गया? लेकिन दिस 12 लाख इज हैविंग कंपोजिट, हाइब्रिड प्रॉफिट है ये, कंपोजिट है, इसमें दो आइटम है. कौन से दो? एग्रीकल्चर भी है और बिजनेस भी है. कौन सा रूल लगाओगे? रूल कौन सा लगाओगे? रूल नंबर 7A लगाओगे. रूल नंबर 7A क्या बोलता है? एग्रीकल्चर कितना अलोकेट करोगे? 65%. कितना आता है वो? 7,80,000. और 35% टैक्सेबल हो जाएगा विच इज 4.2 लाख. समझ में आ रहा है? इतना ही था, आसान है. जाओ आगे. हाँ, इसको सेपरेट करना पड़ेगा आपको, जरा मेहनत करनी पड़ेगी. इसका जो जो क्वेश्चन मैं अभी ले रहा हूँ उसको आपको चैप्टर नंबर 3 में लाना पड़ेगा. मिस्टर सुमित, a resident Indian earns income of 15 lakh from sale of rubber manufactured from latex obtained from rubber plants grown by him in India. तो खुद ही बना रहा है, रबर भी बना रहा है, और उसने अर्न कितना किया है? 15 लाख. 20 lakh from sale of rubber manufactured from latex obtained from rubber plant grown by him in Malaysia. एक जगह पे क्या कर रहा है वो? 15 लाख कमा रहा है. वो जो सेम ही इनकम है, खाली एक इंडिया और एक मलेशिया है. इंडिया में 15 लाख कमाए और 20 लाख मलेशिया में कमाए. बताओ, इंडिया में जो कमाया उसका परसेंटेज क्या लगाओगे? 65. तो बताओ ना 65 कितना आता है एग्रीकल्चर का? 9,75,000. और 35 कितना आएगा? 5 लाख. वो तो टैक्सेबल होगा ही. मलेशिया का बताओ, मलेशिया का कैसे करेंगे? बताया तो आपको याद आ रहा है? यहाँ पे मैंने बोला था ना रेड इंक में लिखना. कहाँ पे बोला था मैंने? ये आपको बताया था मैंने. फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम को हम क्या रखेंगे? हमेशा फुल्ली टैक्सेबल रखेंगे. परसेंटेज हम फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर नहीं लगाते. कौन से इनकम के ऊपर लगाते? कौन सा इनकम एग्जम्प्ट है? इंडियन एग्रीकल्चर एग्जम्प्ट है. फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम तो फुल्ली टैक्सेबल है. अब आप मेरे को सवाल क्या पूछने चाहिए थे? वो मलेशिया में कमा रहे हैं सर, उसको इंडिया में क्यों टैक्स लगा रहे हो? रेसिडेंट है ना, रेसिडेंट हो इस प्लांट पे, किधर प्लानेट पे किधर भी कमाए, टैक्स तो इंडिया में होगा. या तो स्कोप क्लियर है आपका अभी? और स्कोप के साथ आप समझ रहे हो कि एग्रीकल्चर बिजनेस का इनकम भी कैसे टैक्स होना है. इजी है. आंसर देख लो. तो ये देखो 35% ऑफ 15 लाख तो पूरा मतलब ये टैक्सेबल हो गया, और 20 लाख फुल्ली टैक्सेबल. तो टोटल टैक्सेबल इनकम कितना आ गया? 25.25. क्लियर है? और उन्होंने एक्सप्लेनेशन यहां पे लिखा है पूरा. आगे देखते हैं. मिस्टर राजा, अ रेसिडेंट इंडियन. मिस्टर राजा, अ रेसिडेंट इंडियन earns income of 10 lakh from sale of coffee grown and cured. 75, 25. तो राजा का बताओ क्या आएगा टैक्सेबल इनकम? 10 लाख का 75 7.5 लाख एग्जम्प्ट हो जाएगा, और 10 लाख का 25% 2.5 लाख क्या हो जाएगा? टैक्सेबल. His friend Sham, a resident Indian, earns 20 lakh from sale of coffee grown, cured, roasted and grounded by him in India. तो इसका क्या करेंगे? शाम का क्या करेंगे हम? शाम का क्या करेंगे? 60-40 करेंगे. रूल क्या है? 7B. कॉफी का रूल क्या था? 7B. ठीक है ना. तो 60-40 भी उन्होंने लगा के दिखाया, और 75-25 का भी रूल लगा के दिखा दिया आपको. तो ये राजा का है 25
2.5 लाख टैक्सेबल हो जाएगा और शाम का 40% टैक्स होगा विच इज 8 लाख। यहां तक क्लियर है? मोटा मोटी इतने इस चैप्टर के हो गए हैं। एक मुझे आगे जाके एक डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर क्वेश्चन आता है आगे जाके, तो मुझे लग रहा है वो मैं कल के लेक्चर में कर लूँगा कवर। कल के लेक्चर में हम फिर से कवर करेंगे एग्रीकल्चर इनकम और एक इंटीग्रेशन, पार्शियल इंटीग्रेशन करके कॉन्सेप्ट है एग्रीकल्चर इनकम का, दैट वाज वी विल कवर टुमारो। कंपोजिट इनकम समझ में आया आज? ओके, थैंक यू, नमस्कार।